बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना, समझना और अपनाना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम स्टूडेंट्स के हवाले से बात करेंगे, अपने बच्चों के हवाले से बात करेंगे, अपने तलबा के हवाले से बात करेंगे, अपनी यूथ को डिस्कस करेंगे कि उनकी कारकर्दगी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। और इसके साथ साथ जहाँ कारकर्दगी को हम बेहतर बनाने की बात करते हैं, वहीं इंटरनेट का इस्तेमाल जो हमें बहुत तेज़ी से दिखाई देता है हमारे नौजवानों के अंदर, उसका रुझान जो है वो बढ़ रहा है। आया ये रुझान किसी नुकसान का सबब तो नहीं बन रहा? अगर ऐसा है तो इस नुकसान को हमने किस तरह से फिगर आउट करना है और इसको फिर डिस्कस करना है, इस पर आज रोशनी डाली जाएगी। और अगर इंटरनेट का रुझान, इंटरनेट का इस्तेमाल किसी फ़ायदे की तरफ जा रहा है, हमारे बच्चों को अवेयरनेस दे रहा है, उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में हेल्प आउट कर रहा है, तो यकीनन हमें इसको भी इंडोर्स करना है, ना सिर्फ इसको हाईलाइट करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। वो किस तरह से की जाएगी, इसमें वालिदैन का क्या किरदार है, उसको डिस्कस करेंगे। टीचर्स किस तरह से बच्चों को गाइड कर सकते हैं, इस पर रोशनी डाली जाएगी। हमारी सोसाइटी के बुज़ुर्ग और इस सोसाइटी में रहने वाले तमाम तर अफराद अपनी ज़िम्मेदारियों को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, आज इस पर भी हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। जब इंटरनेट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दुनिया है और टेक्नोलॉजी के साथ हम कदम रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को समझें, कि इंटरनेट को समझना कितना ज़रूरी है और क्या ज़रूरत है कि हम इंटरनेट के फ़ायदे जान सकें, इंटरनेट के नुकसानात जान सकें। अगर हम जानते होंगे तो डेफ़िनेटली हम अपने बच्चों को बेहतरीन गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकेंगे। इसके साथ साथ जी आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम एक घर के माहौल को डिस्कस करेंगे कि घर का माहौल किस कदर इम्पैक्ट क्रिएट करता है एक सोसाइटी पे, एक घर में रहने वाले अफराद के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने घरेलू माहौल को खुशगवार बनाएं, उसको बेहतर बनाएं, उसको बेहतर बनाने के लिए एफ़र्ट्स करें। कौन कौन सी एफ़र्ट्स करना ज़रूरी है और इसका असर क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। स्पेशली जब हम पहले टॉपिक में भी देख रहे हैं कि हमने तलबा की कारकर्दगी की बात करनी है, हमने नौजवानों की कारकर्दगी, उनकी एफिशिएंसी को डिस्कस करना है, उनके अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है उसको किस तरह से बुरोकार लाया जा सकता है, इसको डिस्कस करना है। तो हम इंसानी कारकर्दगी को इस पर्सपेक्टिव में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जब घर का माहौल बेहतर होता है फिर उसकी क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, उसका क्या असर होता है और कितना मुतासर करता है वो एक इंसान की कारकर्दगी पर। तो दोनों टॉपिक के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट हम बात करेंगे अपने मेहमानों से जो कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और आपको बताएं कि आज के जो हमारे तीनों मेहमान हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं। तालीम के हवाले से ज़्यादा बात होगी, तालीम को बेहतर बनाने के हवाले से बात होगी और तलबा की कारकर्दगी इंटरनेट के इस्तेमाल से आया बेहतर बनाई जा सकती है या नहीं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन करिए डॉक्टर सादिया फातिमा, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर सादिया, खैरियत से हैं? डॉक्टर सादिया के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं आतिफ सईद, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? आतिफ के साथ तीसरी मेहमान को वेलकम करते हैं। फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रही हैं डॉक्टर समरीन फ़हीम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बनने के लिए आपको जो है खुशामदीद भी कहते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, डॉक्टर सादिया से जानेंगे वो क्या कहेंगी कि कितना ज़रूरी है हम तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट करें और इस अहमियत को उजागर करें। जी डॉक्टर सादिया। थैंक यू सो मच हुमा। देखिए जी, तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जहाँ पे बहुत सारे और मीन्स हैं, लेकिन आज चूँकि हमारा टॉपिक स्पेसिफिकली इंटरनेट से रिलेटेड है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेट एक बहुत ही एडिशनल और बेनिफिशियल रोल जो है वो तलबा की कारकर्दगी में प्ले कर रहा है। एकेडमिक, जब तलबा की बात है तो ज़ाहिरी सी बात है हम उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस के अलावा अदरवाइज़ भी अगर हम बात करें तो ओवरऑल इंटरनेट ने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है इन टर्म्स ऑफ सो मेनी वेज़।
चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। आई थिंक एक दफ़ा पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं इंटरनेट के होने की वजह से। पहले आपको एक कुकी की रेसिपी भी चाहिए होती, एक बिस्किट की भी रेसिपी चाहिए होती थी, तो पहले हम पता नहीं किस से वो चीज़ें हम कंसल्ट करते थे, कोई बुक ढूंढते थे, हमें कहीं ना कहीं से मिलेगी। हाँ जी, और फिर उसमें भी फिर हमारे पास अपडेटेड वर्जन, करेक्टेड वर्जन, एक्सपीरियंसेस, रिव्यूज़ नहीं होते थे। तो अब अगर आप तालीम के हवाले से ही बात करें तो आपके पास पहली बात तो ये कि नोट्स अवेलेबल हैं। दूसरी बात, अगर आप यूट्यूब पर जाएं, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन एकेडमिशियंस के आपके पास लेक्चर्स मौजूद हैं। इवन मैं अपने लेक्चर के लिए उनको कंसल्ट करती हूँ। जो बहुत बड़े बड़े थेरिस्ट हैं, जो फिलोसफर्स हैं, जिनको मैं पढ़ाती हूँ, शायद मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं, या मुझसे पहले या पिछली जनरेशन के जो असातिज़ा थे वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो उनके साथ डायरेक्ट हम कलाम हो सकेंगे और वो कभी उनसे डायरेक्ट उनकी बातचीत हो सकेगी, रसाई मुमकिन हो सकेगी। लेकिन अब हम उनके भी डायरेक्ट लेक्चर सुनते हैं। सो एक तरह से एक इतना वो फैसिलिटेट हो चुकी हैं चीज़ें। वही बात है कि ग्लोबल विलेज, और फिर वो हमारी कनेक्टिविटी, जिन चीज़ों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी रसाई होगी, तो वो हमारी रसाई मुमकिन हो चुकी भी है। तो वो हमें डेफिनेटली हमारी तालीम में, स्टूडेंट्स को पढ़ने में, खुद अपने लेक्चर्स में अगर उन्होंने अपनी क्लास किसी भी तरीके से मिस कर दी है, तो अब उनके पास और बहुत सारे मीन्स, ऑप्शंस मौजूद हैं। बिल्कुल, और इन्हीं ऑप्शंस को अवेल करना है हमारे तलबा ने, ताकि वो अपनी कारकर्दगी में निखार पैदा कर सकें, उसको बेहतर बना सकें। आतिफ, आप क्या कहना चाहेंगे, कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? इंटरनेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ तो चलना पड़ता है, नहीं चलेंगे तो वही हाल होगा जो मुसलमानों का 1857 से पहले था। मगर रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट एक टूल है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सही। मगर अगर उसका ओवर यूज़ किया जा रहा है या उसको हम गाइडेड यूज़ नहीं बताते, तो उससे ये हो जाता है कि हम क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देते हैं। मतलब हमें अपने दौर में याद है, इंटरनेट की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतना अवेलेबल भी नहीं था, तो वी हैव टू सर्च फॉर द बुक्स। लाइब्रेरी में जाते थे, कई किताबें देखते थे। इवन किसी वर्ड का मीनिंग भी चाहिए तो हमें डिक्शनरी कंसल्ट करनी है, तो उस वर्ड तक पहुंचने में 15-20 वैसे अलग से वर्ड्स भी हमें समझ में आ जाते थे। ऐसे ही अब तो आपने फ़ौरन पाम के ऊपर है आपने उसका मीनिंग देख लिया। इवन खुद आदत ख़राब हो गई कि हम टाइप करते वक्त स्पेल्स का ख्याल भी नहीं कर रहे कि वो जैसे ही ऑटो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो डालते जाओ। एग्जैक्टली। अब उससे नुकसान जो हो रहा होता है वो ये कि जो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, लर्निंग है, और वो जो एक मुश्किल से गुजरने का रास्ता है, वो आप आसानी की तरफ चले जाते हैं। उसमें मैंने काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स भी देखे बहुत सारे स्टूडेंट्स के, और जनरली भी मिलता रहा, देखते हैं, बातचीत करते हैं, आपको ओरिजिनल चीज़ नहीं मिल रही। इवन हमें एक लेक्चर था ड्रीम मैनेजमेंट पे, वो जो स्पीकर था उसने बताया कि ही वाज सुपरवाइजिंग प्रोजेक्ट्स फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, और एक सिंगल आइडिया उसको आया जो कि जेन्युइन था। सही। और वो उस जेन्युइन में भी कहता, जब मैंने क्वेश्चंस किए तो उसने स्टूडेंट्स ने कहा हम अपने फलाने टीचर से पूछ के बताएंगे आपको। तो इंटरनेट टूल है जैसे बाकी चीज़ें भी थी, बट जब तक उसको रेगुलेट या गाइडेड हम उसकी अप्रोच नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान का बायस बन जाता है। सेकंड ये कि पहले जब बुक्स थी या ये चीज़ें तो डिस्ट्रैक्शन कम थी। ठीक। अब आप जब लेक्चर भी ले रहे हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़माना आ गया, तो 10 चीज़ें पॉपअप और हो रही होती हैं उसके साथ। ऐसे ही। तो आपका जो स्पैन है ऑन अ सिंगल थिंग वो बहुत कम हो गया है, अटेंशन स्पैन, और डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गई है। आप उसमें पढ़ते पढ़ते अचानक फेसबुक का नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप उधर जा रहे हैं और फिर उस दुनिया के बाद 1 घंटे बाद वापस आते हैं, तो काम निकल जाता है। सो यूज़ ऑब्वियसली इससे, जैसे मैम ने कहा, इनकार नहीं है। हमें एक की के ज़रिए एक अपने डेस्कटॉप के ऊपर हर वो किताब मिल जाती है जो कभी हम सोचते थे कि हमें चाहिए। सही। क्योंकि बहुत महंगी किताबें भी थी हमारे दौर में, तो खैर यहाँ पे मिलती, हमें पायरेटेड थी, तो ओरिजिनल की तो बात ही नहीं थी। अब आपको वो मिल जाती हैं, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, सही। हेल्प मिल जाती है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो उसका यूटिलाइजेशन है हम लोग 10% तक भी नहीं कर पाए अभी तक। सही, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाए, और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना क्यों ज़रूरी है, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा से भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि अभी हमारे दोनों मेहमानों ने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की कि इंटरनेट के जहाँ इस्तेमाल के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, वहीं कुछ नुकसानात भी हैं, तो शायद ये नुकसानात हम बहुत ज़्यादा हावी कर चुके हैं, या फिर इनके लिए हमने अवेयरनेस फैला दी, फ़ायदों के ऊपर हमने ना किसी को बताया, ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सोचा। Thank you. First of all, I will thank you. Thanks for inviting me.
इंटरनेट पर आजकल 2-3 किस्म की इसी तरह की डिबेट्स हमारी यूनिवर्सिटी में हर जगह हो रही होती हैं। सो जो आजकल कोरोना की वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो छोटे बच्चों को हुआ है। और ऑल्दो ऑनलाइन टीचिंग और इंटरनेट इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग, क्योंकि प्रीवियस जो वर्ल्ड के अंदर आया था पेंडेमिक, देयर वाज नथिंग एज एन इंटरनेट। अभी जो पेंडेमिक में हमारे पास वी हैव दिस थिंग, वी हैव इंटरनेट। सो ऑल्दो वी आर नॉट लाइक लैगिंग बिहाइंड जस्ट एज देम, क्योंकि उनकी एजुकेशन तकरीबन 2 to 3 years तक स्टॉप हो गई थी। अब हमारे बच्चों की एजुकेशन स्टॉप तो नहीं हुई, बट वी आर नॉट डिलीवरिंग इट एट 100%। इट्स अंडर 100%, काइंड ऑफ 60-70% में है। और उसमें अपनी स्टूडेंट की अपनी मोटिवेशन और पेरेंट्स की मोटिवेशन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक। तो जिस तरह इन्होंने मेरे गेस्ट ने रिकमेंड किया कि हाँ होता है हमारे पास, लाइक देयर आर गुड थिंग्स और देयर आर बैड थिंग्स, इसी तरह हमने वी जस्ट हैव टू मेक द आवर किड्स फोकस्ड मोर ऑन द गुड थिंग्स, कि टू द पॉइंट क्या चीज़ है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। सही। सो अब ITC वालों को हम थोड़ा सा हम उनसे एडवाइस लेंगे कि हाउ टू स्टॉप दोज थिंग्स और टू स्टॉप दोज पॉपअप्स फॉर स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल किड्स। जो सबसे मुझे इस पेंडेमिक में मुझे अफसोस हो रहा है, सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं हमारे बहुत ही छोटे बच्चे। प्राइमरी का बच्चा बहुत सफ़र कर रहा है, क्योंकि वो स्टेज होती है जिसमें टीचर बैठ के बच्चे को गोद में बैठ के लिखाना सिखाती है, और वो उनकी वो राइम से उन सब से वो बच्चा सीखता है। दे लर्न हाउ टू सिट, हाउ टू कम्युनिकेट। वो बच्चा बहुत सफ़र कर, सोशली इंटरेक्ट कैसे करना है, पीयर ग्रुप में कैसे रहना है, बहुत सारी चीज़ें। बहुत से वो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर हम मिडिल क्लास और सीनियर स्टूडेंट्स की बात करें, दे आर एट टाइम्स दे आर अडेप्टिंग देमसेल्फ। उनकी अडेप्टेबिलिटी है और वो कर भी रहे हैं और पेरेंट्स भी उन्हें गाइड कर रहे हैं। लेकिन छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा सफ़र करे। सो नाउ ओवर हेयर देर, मतलब अब ये सोचने की बात है कि हम इसको किस तरह से कर्टाइल कर सकते हैं और किस तरह इसको हम मतलब इसकी कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं। वो अगर हो जाए तो इट्स अ वंडरफुल। बिल्कुल, वो हम आपसे भी जानेंगे कि अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है या फिर इसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना कितना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे मेहमानों ने आगाज़ में बहुत खूबसूरती के साथ इंटरनेट के कुछ फ़वाइद का जिक्र किया, कुछ नुकसानात का जिक्र किया। अब इस इस्तेमाल को हम बेहतर तरीके से, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जा सकता है। जैसे कि अभी जिक्र हुआ कि डिस्टेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझने में हमारे बच्चों ने बहुत देर लगाई, क्योंकि शायद उनके अंदर कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी उनके जहनों में कि इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, और इसमें जब हमने फ्री टाइम गुजारना है, हमने लेजर टाइम स्पेंड करना है, तो ही हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए, या फिर इससे फ़ायदा उठाने के लिए भी कहीं ना कहीं इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग, ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं जहनों में पहले था, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और उन रीज़न्स के सलूशंस क्या हैं, अपने तीनों मेहमानों से डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ने, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, तलबा की कारकर्दगी और इंटरनेट का बेहतरीन इस्तेमाल, किस तरह से जो है इस कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं हमने कोशिशें करनी है। अगर हम उस्ताद हैं, हम वालिदैन हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम इस सोसाइटी का एक अहम किरदार हैं, हमने इस सोसाइटी की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है और अपने बच्चों को बेहतरीन गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है। इस पर ही गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सादिया से बात करते हैं। डॉक्टर सादिया, जैसे ब्रेक पे जाने से कबल बात हो रही थी कि क्यों हमारे जहनों में ये कॉन्सेप्ट था, हमारे बच्चों के जहनों में ये कॉन्सेप्ट था कि इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया जा सकता है, अदरवाइज इसका यूज़ ऐसे नहीं हो सकता। डिस्टेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसके हवाले से ऑनलाइन क्लासेस में कितनी टीचर्स ने मुश्किलात फेस की, इवन दो बच्चों ने भी की। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर इससे पहले क्लियर हो जाता तो शायद कोविड में हम उतनी मुश्किलात फेस ना करते।
बिल्कुल। अच्छा, ऐसा ये है एक्चुअली हुमा, जब भी कोई चीज़ आती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कोई रिफॉर्म हो, कोई भी मूवमेंट आती है, तो उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी और फिर पॉजिटिव एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जब कोई चीज़ आती है तो हम उसके बारे में, उसकी अच्छी और बुरी चीज़ों, आई डोंट नो, मे बी इसके बारे में कोई साइकोलॉजिस्ट बेहतर इसके ऊपर इनपुट दे सकता है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि जब भी कोई भी नई इन्वेंशन होती है तो हमें कहीं ना कहीं हमें उसके साथ एक्सेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और हमें वो शुरू में लगता है कि हमें तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये क्यों है, इसका तो एक ही मकसद है, फिर ये तो किसी ना किसी नुकसान के लिए है। तो आप देखें, शुरू में तो लड़कियों की तालीम के बारे में भी, जब लड़कियों की तालीम आम हुई थी तो उसके बारे में भी एक्सेप्टेंस नहीं थी, लोग जज किया करते थे, लोगों की बड़ी स्टीरियोटिपिकल सोच थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस पैदा हुई, फिर हमारी एक सोसाइटी में वो चीज़ न्यूट्रलाइज होनी शुरू हो गई, और फिर न्यूट्रलाइज फिर नेचुरलाइज होनी शुरू हो गई, और फिर एक्सेप्टेबिलिटी भी आई, अवेयरनेस भी आई। तो इसी तरह इंटरनेट के इस्तेमाल से, जब इंटरनेट आया तो शुरू में मुझे याद है, जब हमने भी आज से पता नहीं कितने साल पहले की बात है, जब हमने घर में इंटरनेट लगवाने का सोचा तो बड़े क्वेश्चंस रेज हुए, मेरे अब्बू की तरफ से भी, अम्मी के बड़े कंसर्न्स थे जो उठे, तो हमें उन्हें कन्विंस करने में भी बड़ा जो है वो टाइम लगा, क्योंकि उनके कंसर्न्स भी शायद जेन्युइन थे, उनको नहीं पता, ये उनके ज़माने की चीज़ नहीं थी, एक इन्वेंशन थी, तो उन्होंने सोचा पता नहीं है हमारे बच्चों को क्या कर देगी। बिल्कुल। तो जाहिर है जब एक चीज़ इस तरीके से आती है, फिर इंटरनेट के हवाले से अभी तक किसी ने भी ये देखा नहीं था कि डिस्टेंट लर्निंग के लिए इंटरनेट इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है। जो खुद से बाय चॉइस ऑन पर्पस जो डिस्टेंट लर्निंग के करते हैं या वर्चुअल लर्निंग जो ऑप्ट करते हैं, उनको तो शायद इसके बारे में अवेयरनेस थी, सही, लेकिन अदरवाइज किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने कभी सुना भी नहीं कि डिस्टेंट लर्निंग ऐसे ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ठीक है। आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे ब्लॉग्स से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट ये किसी को नहीं पता था कि आज से इवन साल पहले अगर हम रिवर्स कर लें अपनी सोच, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमने कभी इस तरह पढ़ाया होगा, या हम पढ़ाएंगे या पढ़ा रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक। बिकॉज मुझे याद है कि एक दफ़ा हम लोगों की जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, तो इसी तरह हमारी एक इंस्ट्रक्टर थी, तो उनका अचानक एक्सीडेंट हो गया, और फिर उनकी जो है वो नी के साथ मसला हो गया, तो एकदम से क्लासेस हमारी सस्पेंड हो गई, और वो वाला जो कोर्स था उसमें हम लोगों का बड़ा मसला हुआ और बड़ा सफ़र भी किया सबने। लेकिन अब आप ये देखें, चूँकि वो अगर वाला वो इस तरह की, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, उस तरह की सिचुएशन अब क्रिएट होती है, तो हमें पता है कि हम वी हैव इंटरनेट नाउ, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब इस तरह की खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की सिचुएशन, अब देखिए ना, पैंडेमिक तो एक ग्लोबल सिचुएशन थी जिससे हम सब दो चार हो रहे थे, तो एक ग्लोबली हमने उसका एक सोल्यूशन निकाला, और वो था कि डिस्टेंट लर्निंग, जो कि हमने इंटरनेट के थ्रू किया। तो अब अगर इंडिविजुअली भी किसी के साथ खुदा ना खास्ता किसी भी सूरत में कोई एक टेम्पररी भी तो एक इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपको पता है कि आप यूं इस तरीके से देयर इज ऑलवेज अ वे। और आपका क्वेश्चन ये जिस तरीके से था कि क्यों नहीं हम लोगों का दिमाग उस तरफ गया कि इस तरीके से हो सकता है, तो वही बात है कि जब सर पे पड़ती है तो खुद ही फिर हालात बन जाते हैं, सिचुएशन बन जाती है। तो चूंकि अब सर पे पड़ी तो कलेक्टिवली सब ने उसका, फिर आप देखें HEC ने जब मार्च में ये सिचुएशन शुरू हुई थी, आई थिंक अबाउट 16 मार्च 17 मार्च के आसपास ये सिचुएशन, और यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन होनी शुरू हुई थी, तो पहले इनिशियल एक प्लान आया था, फिर उसके बाद एक और अपग्रेडेड प्लान आया था, फिर एक और अपडेटेड प्लान आया था। तो HEC भी जो थी वो हायर एजुकेशन कमीशन वाज ऑन टोज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज ऑन टोज, तो एवरीबडी वाज वर्किंग ऑन इट, और उसके बाद फाइनली हमारा एक फाइनलाइज प्लान आया कि जी ये प्लान है और सबने इसी के थ्रू जो है उसको फॉलो करना है। तो बात ये है कि जब एक सिचुएशन आती है तो फिर जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं हम उनको बरूए कार, हो सकता है आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, आज हम इंटरनेट की बात करें, 15 साल बाद इससे भी कुछ नई इनोवेशन आई हो जो कि हम सोच रहे हो कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह ये इस पर्पस के लिए यूज़ की भी जा सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, जिनमें एक इंटरनेट का इस्तेमाल है। आतिफ, थोड़ा सा कोविड की सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। इसमें हमने ये देखा जहाँ बच्चों के पास टाइम ज़्यादा था कि वो खुद से कुछ सीख सकें, कोई अर्ज डेवलप कर सकें कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उसको आइडेंटिफाई कर सकें। वहीं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पेंड किया अपने सोशल एक्टिविटीज़ करके, जितना भी सोशल नेटवर्किंग है उसको करके, और सोशल मीडिया पे टाइम गुजार के, कोई भी पोस्ट आ रही है उसको शेयर कर रहे हैं, उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, उसके साथ जो है वो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में ही आती हैं। कहीं हमें जो है वो प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव वे नहीं नज़र आया जैसे कि नज़र आना चाहिए था। इसके पीछे कौन है?
इसके पीछे देखें, टीचर्स सबसे पहले जहाँ जब किंडरगार्टन से स्टार्ट कर रहे हैं तो अब तो स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह सब कुछ आ गया, टैब्स छोटे छोटे बच्चों को दे दिए जाते हैं। सही। हम उस वक्त जब बच्चा बहुत छोटा भी हो ना तो हम उसे कार्टून्स ही देखने के लिए दे रहे होते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाए और ये 6-7 घंटे बिजी रहे उसमें। सही। अब आप वहाँ से ही उसको बता रहे हैं कि ये चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए है। वहाँ पर आप उसको बहुत सी चीज़ें, ऐसे चैनल्स थे जिसमें सिखाया भी जा रहा था छोटी छोटी साउंड्स के साथ, राइम्स के साथ। वहाँ आप नहीं लगा रहे, आप उन्हें कार्टून्स के ऊपर ही लगाया। सही। उसके बाद जब स्कूल लेवल पर आ जाते हैं तो कंप्यूटर साइंसेस को एज अ सब्जेक्ट जब पढ़ा भी रहे होते हैं तो वहाँ पर हम उन्हें ये यूज़ नहीं बता रहे होते कि इसको हम कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिस हो जाती है और वो अभी तक सब बुज़ुर्गों तक मिस हो रही है, और वो ये कि हम इंफॉर्मेशन फ़िल्टर नहीं कर सकते। हमें ये नहीं पता कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। और ये आप देख लें कि फ्रॉम किड टू एल्डेस्ट सब लोग फॉरवर्ड कर रहे होते हैं आंखें बंद करके। और जब हम इवन एकेडमिक्स के लिए भी कोई रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं तो जो पहला लिंक आ रहा है हम उसे भी ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे और उसके साथ ही कहानी चला रहे हैं। इवन अब कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन था तो उसमें उसने कहीं अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी की बात की, तो जिसने छापा मारना था उसने मेडिकल अल्ट्रासाउंड वाला उठाया वहाँ से और उठा के पेस्ट कर दिया। कुछ नहीं देखा कि इसमें लिखा हुआ क्या है क्या चीज़। अल्ट्रासाउंड 3-4 दफ़ा आया तो ये पैराग्राफ ठीक ही होगा। ये लेवल क्या यहाँ पे आप फिल्टर नहीं कर पा रहे। ये चीज़ें आपको मतलब स्कूल लेवल पर, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पर जहाँ पर भी हो हम कुछ चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। टीचर्स भी ले लेते हैं कि यार अब ये यूनिवर्सिटी लेवल पर आया तो इसको तो ये सब कुछ पता होगा। सही। बता देने में कोई हर्ज नहीं होता, और वो हम खुद भी नहीं सीख रहे। मतलब एज पर्सन हम देखें तो हमारा अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ पे ज़ाया हो रहा है, लग रहा है। हम भी एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के दरमियान इंफोटेनमेंट है, उस तरफ ही आ जाएं तो तब भी काफ़ी चीज़ें हमें हासिल होना शुरू हो जाती हैं। मगर वो मीम्स का कॉन्सेप्ट आ गया तो बस वो आंखें बंद करके उस तरफ चल पड़े। वीडियोस का कॉन्सेप्ट आ गया तो उस तरफ चल पड़े। उनमें भी आप वो 15 सेकंड्स के अंदर मैसेज दे सकते हैं। उधर भी मैंने देखा कि इवन वो इंग्लिश सिखा रहे हैं वहाँ, वो ट्रैफिक रूल्स बता रहे हैं आपको। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो एल्डर्स हैं वो भी वही काम कर रहे हैं तो बच्चे उनको देखते हुए उन्हीं चीज़ों की तरफ जाएंगे। जो टीचर्स हैं वो रोल मॉडल्स नहीं बन रहे। मतलब आप टीचर का किसी फेसबुक अकाउंट पे चले जाएं तो उस पर भी वही कुछ मिलेगा जो एक रेडी वाले के फेसबुक अकाउंट पे मिल रहा होगा, कि वो भी उन्हीं वीडियोस को वैसे ही सर्च कर रहा होगा। बहुत से आर्टिकल्स, बहुत सी चीज़ें वो आपने बताना है स्टूडेंट्स को, ये फलाने ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन कर लें, ये फलाने ब्लॉग्स हैं इनको देख लें, ये जगह हैं जहाँ से आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिल सकती हैं। बट हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन आतिफ, यहाँ एक सवाल है, क्या टीचर के ऐसे गाइड करने पर स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट शो कर भी रहा है, उसकी बात मान भी रहा है या नहीं? ये भी तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है। ये देखें ना, अब हमारा जो सिलेबस डिज़ाइन हो रहा होता है ना, ये हम कन्वेंशनल डिज़ाइन करके लेके चल रहे हैं। अब जब हम टेक्नोलॉजी बेस पर आ गए, इवन कोविड के दिनों में जो अब कोविड के बाद जो क्लासेस हुई, जो पेपर्स लिए जा रहे थे वो कन्वेंशनल वे में ले रहे थे। ठीक। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको डिज़ाइन भी चेंज करना है, सिलेबस भी चेंज करना है। सही। अगर आपने उनको लेट बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे याद है हमें यूनिवर्सिटी दौर में एक पेपर उन्होंने दिया और कहा कि ये ओपन बुक है, अब लाइब्रेरी और जहाँ से सर्च करना है, मगर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कोई भी लफ्ज़ मिलता जुलता होगा, यानी एज इट इज़ आपने लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब आपने वहाँ से पढ़ना है, समझना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। सही। ये कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने सिखा दी। अब क्या था कि हमने बुक्स तो हमारे सामने थी, मगर उन चीज़ों को समझ के अपने लफ्ज़ों में लिखने वाला काम मेरा ख्याल था कि वो याद करने वाले से 10 गुना ज़्यादा, बल्कि 100 गुना ज़्यादा मुश्किल था। सही। अब जब टीचर्स जब इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएंगे, इस तरह की जो कंडीशन डेवलप हो जाती है, अडेप्टेबिलिटी हमारी आहिस्ता आहिस्ता तो आ ही जाती है, तो इस तरफ भी ध्यान देना है कि अब हम स्टूडेंट्स को इंगेज कैसे रखें। सही। हम वो बिल्कुल टिपिकल किस्म के प्रॉब्लम्स के साथ नहीं चल सकते। हम उन्हें ऐसे क्वेश्चंस दें जिनके लिए ठीक है इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, सही, बट उन्हें सोच के कुछ क्रिएट करके उसका आंसर निकालना, और आंसर किसी को हर एक का अलग भी आ सकता है। ये चीज़ जब आ जाती है तो फिर आप वो स्टूडेंट ना चाहते हुए भी उस तरफ चला जाता है जहाँ पर वो सीखता है उन्हीं चीज़ों से। हम कहेंगे ठीक है ये फलाने की बात है, ये कहानी आपने पढ़ ली है, फाइन,
जैसे मेरा बच्चा वो कहानी पढ़ता है, ठीक है, मैंने गया था, मैंने पढ़ ली, मैंने कहा अब आप इसको ना एक पैराग्राफ में मुझे बताओ कि आपने क्या इससे सीखा है। अब जब उसकी तरफ आएगा तो उस कहानी को 2 या 3 दफ़ा दोबारा भी पढ़ रहा है कि इसमें से मैं चीज़ क्या निकाल रहा हूँ। अब वो जो एक पैराग्राफ है उसका, या उस तरह के उसने बना लिए 6-7 पैराग्राफ जैसे बन जाते हैं, तो वो अब आप उससे, यानी ओपन बुक है बट आप एक्सट्रैक्ट करवा रहे हो उसको, वो उसके लिए कंसल्ट भी कर रहा होता है, कोई यूट्यूब पे देख रहा है इस कहानी के रेफरेंस से कोई चीज़ मुझे मिल जाए। सो दिस इज़ द वे जहाँ पे आप इंगेजमेंट क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इस पर मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जाने पड़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। तलबा की कारकर्दगी और इंटरनेट का इस्तेमाल, ये है हमारा पहला टॉपिक जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। अब बात करेंगे डॉक्टर समरीन से और उनसे जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। डॉक्टर समरीन, क्योंकि आपने स्टार्ट में बच्चों के हवाले से बात की थी, तो जब मैं आपसे सवाल करने का सोच रही थी मेरे जहन में ख्याल आता है कि हमने सोशल मीडिया की भी बात कर ली, कुछ अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस कर लिया, लेकिन गेम्स को डिस्कस करना हम भूल गए कि गेम्स का जो कॉन्सेप्ट है शायद इस वजह से भी वालिदैन थोड़ा सा लिमिटाइज कर देते हैं एक्सेस और कहते हैं कि नहीं, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए या इंटरनेट घर में नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों ने तो सिर्फ गेम्स खेलनी है। ट्रू, ये इसी तरह से आजकल यही हो रहा है क्योंकि हम अपने बच्चों के ऊपर वो चेक और बैलेंस नहीं रख पा रहे। द बेसिक पॉइंट घर के हवाले से ही मैं करूँगी कि एज अ पेरेंट हम वो चेक नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चा कितने आवर्स करेगा गेम। सही, क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं बच्चा स्विच ऑन कर देता है कंप्यूटर एंड ही इज़ ऑन द कंप्यूटर, जब घर आते हैं देन ही इज़ अगेन ऑन द कंप्यूटर और वही सारी गेम्स होती हैं। बिल्कुल। अब गेम्स में भी ये है कि मैं नॉर्मली प्रेफर करती हूँ कि ऐसे क्रिएटिव गेम्स की तरफ बच्चा जाए जिसमें उनकी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आगे आए। लेकिन आजकल बच्चा जो आजकल वो ज़्यादा चल रहा है पबजी का गेम और वो सारा, तो दिस इज़ इफ़ यू जस्ट गो एंड सी एट टाइम्स, मैं तो काफ़ी हार्श हो जाती हूँ अपने बच्चों के साथ क्योंकि उसमें सारी मार कुटाई और यही सब कुछ हो रहा है। Actually they maybe someone is wants to like reiterate them, उनका mindset change करने के हैं कि ताकि उनका माइंड उस तरफ जाए ही ना, क्रिएटिव की तरफ वो सोचे ही ना। बिल्कुल। तो उनकी वो सोच आहिस्ता आहिस्ता से हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी है विद दोज गेम्स। तो गेम्स आर गुड। लेट्स सपोज इधर मेरे बच्चे जो खेलते हैं माइनक्राफ्ट खेलते हैं, सो दे कैन लाइक मेक डिफरेंट थिंग्स, उसमें उनकी क्रिएटिविटी ऊपर आती है। लेकिन जो अदर गेम्स हैं जो दैट आर नॉट क्रिएटिव, वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों के अंदर एग्रेशन डेवलप कर रही हैं। जी, उनका करेक्टर बहुत ख़राब हो रहा है उससे। सो वो रिस्ट्रिक्शन, वो चेक एंड बैलेंस पेरेंट्स ही रखेंगे। सही। एज ए टीचर हमारे पास जब बच्चा आता है, सो वो बच्चा हमारे पास एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है। वी कांट ग्रूम देम फॉर दिस वे। सही। हम उसकी सिर्फ एजुकेशन कर सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं असाइनमेंट की असेसमेंट के थ्रू या वो, लेकिन हम उनकी करेक्टर बिल्डिंग इस तरह नहीं कर सकते जैसे कि अपना पेरेंट करता है। बिल्कुल, ये तरबियत वालिदैन ने करनी है। लेकिन हम यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम देखते हैं डॉक्टर समरीन के, जब वालिदैन रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने बच्चों को, लेट्स सपोज जिस खास गेम के हवाले से आपने बात की, अगर पेरेंट्स रोक देते हैं कि हमारा बच्चा ये गेम नहीं खेलेगा, तो फिर साइकोलॉजिकल रीजंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वो इम्पैक्ट आ जाता है कि बच्चा अपने आप को बहुत तनहा महसूस करता है कि मुझे मेरे वालिदैन मना करें, फ़लाँ के वालिदैन को देखो उन्होंने तो उसके लिए स्पेशली गैजेट ख़रीदा है कि ये बच्चा खेले। तीसरे को देखता है तो वहाँ पे भी यही नज़र आता है कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उसको भी इजाज़त है, सिर्फ मेरे पे ही रिस्ट्रिक्शन है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट आता है उसके जहन में, उसको कौन सॉर्ट आउट करेगा? उसको भी पेरेंट एज अ मदर आप खुद ही कर सकते हैं क्योंकि बीइंग अ पेरेंट, ये आपने जो सिचुएशन बताई एग्जैक्टली हमारे घर में हुई। मेरे बच्चे मेरे पास आए कि मम्मा फलाने के पास है गेम और मेरे पास नहीं। मैंने कहा देखें, each and every house has their own rules and regulations. So our house has those regulations. So we have to follow it. अब मैं किसी और के घर में इंटरवीन नहीं कर सकती। Exactly. मेरे अपने घर के रेगुलेशन है, you have to follow. I don't want to be like them. मैं चाह रही हूँ कि आपकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग हो, तो उसके लिए मैं नहीं चाह रही कि आपका गेमिंग टाइम इतना ज़्यादा हो। We want it क्योंकि हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड।
हम चाहते हैं कि उनकी ग्रूमिंग हो, लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, वो उन्हीं को लेके चलें। ज़ाहिर बात है इसी दुनिया में रहना है और इसी दुनिया में जीना है हमने, वी हैव टू डू इट। लेकिन ये है कि वी हैव टू जस्ट मॉनिटर देम। ये हम बाय फोर्स, इवन अपने 2 साल 5 साल के बच्चे को भी बाय फोर्स कुछ नहीं कह सकते। आपको बिठा के बड़े अच्छे तरीके से समझाना होता है बच्चों को, तब वो समझते हैं। लेकिन अगर आप ज़ोर ज़्यादती ज़बरदस्ती करेंगे तो अपना अपना तो गया, लेकिन बाहर का किसी के ऊपर आपका असर नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि डॉक्टर सादिया, ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से कोविड की सिचुएशन में हमें नज़र आया कि जब हम बहुत सारी मुश्किलात फेस करते हैं, वहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि एक बच्चा भी गैजेट डिमांड कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तीसरे को भी चाहिए। अब पेरेंट्स जाएँ तो जाएँ कहाँ, वो ऑलरेडी सोशल जितना भी हमारा प्रेशर है वो बेयर कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रेशर कैसे बेयर करें? हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एकदम से पेरेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि कहाँ वो बारी लगी होती थी सबकी कि अच्छा अब ये इसका गैजेट यूज़ करने का टाइम है, अब ये लैपटॉप इसके पास होगा। अब एकदम से वो उनके लिए टाइम आ गया कि जी सबको एक साथ एक टाइम पर चाहिए था। तो वो पेरेंट्स के लिए फाइनेंशियली भी एकदम से एक बर्डन उनके ऊपर आ गया। और फिर किसी ने वन ऑफ द पेरेंट्स, एक ने अपना मोबाइल दे दिया, फिर दी अदर पेरेंट एक दूसरा, तो वो एक पेरेंट्स के लिए भी बड़ी चैलेंजिंग सी सिचुएशन थी। लेकिन दिस ऑल्सो शोज़ कि अब हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। एग्जैक्टली, जहाँ हमें ये पता चला कि एकदम से गैजेट्स की जो इन हाउस डिमांड है वो बढ़ गई, क्योंकि अब वो एंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट से ज़्यादा वो अब आपकी एक एकेडमिक ज़रूरत बन गई है। तो वो पेरेंट्स के लिए नो डाउट बहुत चैलेंजिंग था, बट उसके साथ हमें ये भी पता चला कि ये देखें कि कितना ज़रूरी एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है कि अब हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और उसकी हम अहमियत को हम जब फॉर ग्रांटेड लेते थे, हम बड़ा कैजुअली ले लेते थे कि ज़रूरत नहीं है, वो फिर अब ज़रूरत जो है वो बिल्कुल एक बड़ी सिग्निफिकेंट और बड़ी एक एक्सप्लिसिट ज़रूरत बन गई। और पेरेंट्स ने किसी ना किसी तरीके से मैनेज किया। कुछ ने दे बॉट न्यू गैजेट्स अपने बच्चों के लिए, और कुछ ने फिर किसी ना किसी तरीके से मोबाइल्स के साथ वो करके। बट येस देन इट वही बात है कि एक ज़रूरत है, और ना सिर्फ ये कि हम इसको एंटरटेनमेंट के कार्टून्स देखें या हम गेम्स, अदरवाइज भी हम या गेम्स हो या कुछ भी और हो, या हम सॉन्ग सुन रहे हों किसी भी और तरीके से। लेकिन बट इट ऑल्सो टेल्स यू कि इट इज़ वन ऑफ द, अब हम फ्यूचर में अब जब भी अपनी प्लानिंग करें या बजट की प्लानिंग करें, या अब हम जब अपने बच्चों की ज़रूरतों के हवाले से जब हम देखें, तो ये एक बहुत इसेंशियल चीज़ है जिसको अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब आप अपना जब भी फिस्कल ईयर में अपकमिंग बजट अपने घर के लिए भी बनाएं या किसी भी तरीके से करें, तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी है, और इसकी ज़रूरत कंस्ट्रक्टिव वे में हमने पूरी कर। बिल्कुल। अब जैसे मैंने कहा कि चूंकि अब ये हमारे अपकमिंग प्लान में एक ज़रूरी एसेंशियल टूल के तौर पर हर बच्चे के साथ एसोसिएट हो गया है, जैसे कि उसके खाने पीने की ज़रूरियात हैं, तो उसके साथ फिर वही बात है जैसे आतिफ साहब ने भी कहा कि एक गाइडलाइन की, एक गाइडेड इंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत है कि हम उनको फिर बताएं, और फिर हम उनको भी इस चीज़ का बताएं कि आपने उसके यूसेज बताएं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताएं कि आपने इसको किस किस तरीके से कब कब यूज़ करना है, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं। डॉक्टर साहिबा ने भी जिस तरीके से बात की और आपने भी उसके ऊपर बड़ी अच्छी बात की कि फिर जब हम अपने बच्चों को जब किसी चीज़ से मना करते हैं, तो वहाँ पे उनको एहसास महरूमी आ जाता है और उनको लगता है कि पता नहीं उनके पेरेंट्स ने उनके साथ क्या जुल्म कर दिया। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ टू, और ये बात बहुत जेन्युइन है कि हम जब बच्चों को किसी चीज़ से मना करते हैं तो वो उनको उसमें ख़ास तौर पे अट्रैक्शन होती है और वो सोचते हैं हमें डिप्राइव रखा जा रहा है XYZ को, तो ये फैसिलिटी है उसके तो पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें और उनको बताएं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, इसका एक बड़ा अच्छा एक आपके पास जवाब है कि देखिए जी, हर घर के अपने असूल हैं। सही, हमने आपको बहुत सारी चीज़ें अलाउ की हुई हैं जो कि XYZ ने नहीं की हुई। इसी तरह अगर XYZ ने अलाउ की हुई हैं तो वो हमने आपको नहीं की हुई। हमारी अपनी डिमांड्स हैं आपसे, हमारी आपसे अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमने उसके हिसाब से आपको बच्चे कन्विंस नहीं होते डॉक्टर सादिया, कहीं ना कहीं वो फिर यही शिकवा करते हैं कि फिर हम ऐसे क्यों हैं, हम ऐसे घर का हिस्सा क्यों हैं, या अगर हमारी ये ख्वाहिश, ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो फिर हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम होमवर्क इसी बेस पे करेंगे जब हमें गैजेट 1 घंटे के लिए मिलेगा।
देखें वैसे इस नहज तक तो बच्चों को लाना ही नहीं चाहिए कि वो बच्चे माँ बाप से बार्गेनिंग करें कि अगर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा और आप हमें ऐसे ऐसे करें। सो आई थिंक वो इस तरह वाली सिचुएशन स्टेज फ़ौरन से नहीं आती है, उस तरह वाली स्टेज आने से पहले कि बच्चे इतने रिबेलियस हो जाए, हम आई थिंक उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन को इतना अच्छा कर लें कि दे वुड अंडरस्टैंड। ठीक है, हम सब भी ज़िंदगी के इस दौर से गुजरे हैं जब हमें भी बहुत सारी चीज़ों से मना किया जाता था, तो हमें भी एहसास महरूम, हमें अपने पेरेंट्स के बारे में लगता था कि बहुत जुल्म हो रहा है हम पे तो सबसे ज़्यादा जुल्म हो गया ना कि हमें इस चीज़ से डिप्राइव रखा जा रहा है, उस चीज़ से डिप्राइव रखा जा रहा है। तो बट लेटर ऑन इन लाइफ आई थिंक, लेकिन खैर आई वुड नॉट से हमारा ज़माना बट येस देयर वाज टाइम जब पेरेंट्स आपको मना सिर्फ करते थे और आपको उसका रैशनल भी नहीं बताते थे कि हम आपको क्यों मना कर रहे हैं। आई थिंक अब पेरेंट्स में और बच्चों में इतना कम्युनिकेशन गैप फिल हो गया है कि अब पेरेंट्स बताते हैं, वो उनकी प्रेफरेंस होती है कि हम अगर बच्चों को एक चीज़ से मना करें तो हम उनको साथ साथ सेटिस्फाई भी करें, हम उसको इसकी वजह भी बताएं। तो आई थिंक अब बच्चे चूंकि बड़े इंक्विजिटिव भी हो गए हैं, उनको हर चीज़ का रीज़न चाहिए, रैशनल चाहिए, तो बेहतर ये है कि बच्चों को उस रेबेल वाली स्टेज पे लाने से पहले ही हम उनको साथ साथ बता दें और बता दें कि देखिए जी इसमें कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि XYZ ने अपने घर पे ये चीज़ अलाउ की तो हम भी करेंगे। हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारे रूल्स हैं, ठीक है। हाँ, हम आप फिर भी अगर परसिस्ट करेंगे हम इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी खुशी है, ये हमारा रूल है और हमें उसके हिसाब से अल्टीमेट हम आपका भला चाहते हैं। अगर ये हम बच्चों के जहन क्लियर कर दें इस माइंडसेट को क्रिएट करने में कि हमने उनका भला सोचना है, हमने उनकी रहनुमाई करनी है, तो डेफिनेटली बच्चे बात भी मानेंगे। आतिफ, आप क्या सजेस्ट करेंगे इंटरनेट के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए किस तरह से कोशिश की जा सकती है? लीड बाय एग्जाम्पल, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, लीड बाय एग्जाम्पल है। जो पेरेंट्स हैं वो ये एक रेजोनेंस इफेक्ट होता है। सही। अब पेरेंट्स ही अगर इस तरह की चीज़ों को इंजॉय करेंगे और शेयर कर रहे होंगे तो बच्चों को लगेगा कि ये बहुत बेहतर तरीका यही है इसका यूज़। तो लीड बाय एग्जाम्पल में आप करें, दोनों चीज़ें साथ बैलेंस करके रखें और आप बच्चों को इंगेज करें अपने साथ। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में आप इंगेज कर सकते हैं, आप उन्हें और चीज़ों में गैजेट से हटा के भी आप उनके साथ, दरअसल प्रॉब्लम ये हो कि हमारा जो टाइम स्पैन है वो बहुत अजीब सा हो गया। हम जितना टाइम अपने गैजेट्स को दे रहे हैं या सोशल मीडिया को दे रहे हैं उतना बच्चों के साथ स्पेंड भी नहीं कर रहे। अब वो जो कम्युनिकेशन गैप है दैट रिफ्लेक्ट्स कि वो बच्चा जो है उसको भी एक दुनिया उस सोशल मीडिया पे ही नज़र आ रही होती है। उससे नुकसानात ये आ रहे हैं कि जो बच्चे रियल वर्ल्ड के अंदर इंटरेक्ट उस तरह से नहीं कर पा रहे, उस तरह से मूव नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक फेक वर्ल्ड के अंदर है। वो चाहे हम इसमें भी हम दो एक्सट्रीम्स देख रहे हैं ना कि हमारी सोसाइटी में दो एक्सट्रीम्स हैं। एक जानिब देखा जा रहा है कि बच्चे भी गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स भी कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ना पेरेंट्स देख रहे हैं कि बच्चा अगर अकेले कमरे में है तो उसके पास उसका गैजेट है, उसके पास इंटरनेट है, तो वो क्या सर्च आउट कर रहा है, उसके क्या इंटरेस्ट लेवल्स हैं, क्या नहीं है, वो भी अपने गैजेट में मसरूफ़ है। और दूसरी जानिब इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि बच्चा अगर पढ़ाई के इस्तेमाल के लिए, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए मांग रहा है तो भी उसको जो है वो इजाज़त नहीं मिल रही। इन दोनों एक्सट्रीम्स को हम किस तरह से बैलेंस वे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस पर जानेंगे। आतिफ हमें क्या सजेस्ट करेंगे? एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। तलबा की कारकर्दगी और इंटरनेट का इस्तेमाल, इस पर ब्रेक पे जाने से कबल हम डिस्कशन कर रहे थे कि इंटरनेट के इस्तेमाल को बेहतरीन कैसे किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और अपनी सोसाइटी का माइंडसेट भी चेंज करना है। तमाम तर चीज़ें अगर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिर्फ नुकसान का सबब नहीं बन रही, बल्कि उसके इस्तेमाल को अगर हम बेहतरीन बना लें तो उसको हम बेहतर तरीके से अपनी सोसाइटी में ना सिर्फ इम्पोज कर सकते हैं, ना सिर्फ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बल्कि उससे कोई ना कोई फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। चाहे इंटरनेट का इस्तेमाल हो, चाहे हमारे पास गैजेट्स का इस्तेमाल हो, हमारे मोबाइल्स का इस्तेमाल हो, या फिर हम जब देखते हैं कि हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, उसके लिए एक माहौल डेवलप करना है, उसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारी ऐसी उसके अंदर आदत डेवलप करनी है जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो,
तो उसके लिए भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जी घरेलू माहौल को बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है, अब हम इस टॉपिक की जानिब भी बढ़ेंगे। इसके क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरह से इंसानी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में हेल्पफुल साबित होते हैं कि अगर एक घर का माहौल अच्छा है तो उसमें रहने वाले अफराद की कारकर्दगी, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, इन्हांस होगी और वो इस माशरे का एक फ़ाल किरदार साबित होंगे। इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से जो है वो बताएंगे, इसकी अहमियत पर रोशनी डालेंगे हमारे तीनों मेहमान, उन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर सादिया फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, आतिफ सईद हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर समरीन फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से कबल आतिफ से बात हुई थी और हमने कहा था जब हम वापस आएंगे तो उनसे लेंगे सजेशंस और उसी को कंटिन्यू करेंगे। जी आतिफ। जी हम तो दरअसल बात ये कर रहे थे कि दो एक्सट्रीम्स पर हैं। बिल्कुल। तरीक़ाकार तो मैम ने बड़ा क्लियरली उस वक्त बताया कि हमें चेक एंड बैलेंस रखना है। चेक एंड बैलेंस के साथ साथ एक रिवॉर्ड सिस्टम भी है जो चल सकता है कि आप अगर ये चीज़ें कर लेते हैं, जैसे करते भी हैं पेरेंट्स के, आप ये काम कर लो उसके बाद आप इतनी देर मोबाइल यूज़ कर सकते हो। ये रिवॉर्ड सिस्टम के साथ भी आप इंसेंटिव बेस्ड रिवॉर्ड पे काम कर सकते हैं। प्लस अब ये अवेयरनेस देना कि अब जैसे ज़रूरत पड़ गई है, जितनी भी सख्ती थी घरों में, बट वंस जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो बच्चों ने कहा जी आपको तो मोबाइल हमें देने ही देने हैं, तो वो सारी सख्ती जो है वो तहलील हो गई हवा में और पेरेंट्स को वो उनके आगे झुकना पड़ गया इस मकसद के लिए कि जी हाँ आप तो अब काम करो। बट वहाँ पर चेक एंड बैलेंस ज़रूरी था। छोटे बच्चों के लिए तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स ने ज़्यादा पढ़ा है। छोटे बच्चों के मैंने देखा जहाँ पे छोटे बच्चे थे उनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़ रहे थे और बच्चे तो कभी इधर भाग रहे हैं या उधर भाग रहे हैं और वो वर्कशीट्स भी बेचारे वो करके दे रहे हैं उन्हें। तो जो ज़रा बड़े थे उनको क्लास में भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब हम जब लाइव लेक्चर्स दे रहे होते हैं तो इवन उस वक्त भी उनका अटेंशन स्पैन ग्रैब करना बड़ा मुश्किल काम है। अब ऑनलाइन के अंदर तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि वो माइक भी बंद हैं, कुछ के कैमरास बंद हो जाते हैं, कुछ कह रहे हैं तो इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा। ऐसी सब सिचुएशंस के अंदर पेरेंट्स अगर एक ऐसा कैमरा बन जाए कि जो थोड़ा सा उनको देखते रहें कि ये किस तरफ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये ऑनलाइन लेक्चर ले रहा है, बच्चे आजकल ये भी कर रहे होते हैं ऑनलाइन लेक्चर के दौरान के लॉगिन हो गए और खुद अपने काम कर रहे हैं और टीचर को लग रहा है कि वहाँ मौजूद। फिर वही बात आती है कि गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स के बट जो बहुत कुछ कर रहे हैं वो होते ही नहीं सामने बैठे हुए और वो काम चल रहा होता है उनका। ये पेरेंट्स चेक एंड बैलेंस रखेंगे थोड़ा सा ज़रूरत, मतलब अब ये एडेप्टेबिलिटी है कि अब आपको इस तरह से लेके चलना ही है। सही। उससे ये होगा कि ये जो एक्सट्रीम बिहेवियर्स हैं वो आपके काउंटर हो जाते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि कैसे कन्विंस किया जा रहा होता है, अब तो हम उसी स्टेज में आ गए हैं कि हम कन्विंस करते हैं। असल हमारी नस्ल एक बड़ी डिप्राइव्ड नस्ल बन गई है बेचारी। जब हम बच्चे थे तो पेरेंट्स के आगे हमें उन्होंने जो कह दिया वो हमने सुनना था। आज जब हम पेरेंट्स बन गए हैं तो बच्चों को हम वो नहीं कह सकते जो हमारे पेरेंट्स ने कहा था, हमें उनको कन्विंस करना है, क्योंकि उससे उनकी कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज इतने ज़्यादा हाईलाइट हो गए कि जी आप उन्हें डायरेक्ट नहीं कह सकते। हालांकि कुछ मामलात में मेरा ख्याल है आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे मैम ने कहा कि दीज आर द रूल्स, इनके साथ चलना है और ये हमारा रिवॉर्ड सिस्टम है। सही। मगर अगेन उसके लिए उनको हमें कन्विंस करना है। अब उनको कन्विंस करने के लिए हमें खुद कन्विंस होना है। बिल्कुल। जब तक हम लीड बाय एग्जाम्पल नहीं कर रहे होते तो आप चाहे जो मर्जी बात उनसे करें, जो मर्जी समझाएं, वो कहेंगे जी कि आप देखें ना असर क्या होगा कि बच्चे को कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना और फिर कोई आ रहा है तो कह रहे हैं उसे कह दो मैं घर पे नहीं हूँ, तो वो सारा कुछ ज़ायल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। और हर एक पॉइंट के ऊपर तो आपने जो ज़्यादातर लर्निंग स्टार्ट हो गई है वो एक्टिविटी बेस्ड है। सही। स्कूल्स वगैरह में मैं तो कई दफ़ा अपने दोस्तों जो कि स्कूल्स वगैरह में है, मैंने कहा यार ये जो इस्लामियात हम पढ़ाते हैं इसको एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। हम उसे पढ़ाते हैं ये वाक़यात रट्टे लगवा दिए, आयात के रट्टे लगवा दिए, अहादीस के ज़रूरी हैं, मगर असल चीज़ तो इस्लाम के अंदर ये है कि आप कैसे आपस में ताल्लुकात रखते हैं, कैसे लेन देन करते हैं, कैसे मेल जोल रखते हैं, मामूलात आपके क्या हैं, वो हम उनको प्रैक्टिकली बताते ही नहीं हैं। ना उनको ये पता है कि क्यों में खड़े होना है और ज़रूरी है, ना ये पता है कि बुज़ुर्ग आ जाएं तो उनके लिए आपको सीट खाली करनी है, ना ये पता है कि जब बात कर रहे हों बुज़ुर्ग हों तो उनसे आपकी आवाज़ ऊँची नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी की तरफ आती हैं। तो यहाँ पर जब हम इन सारी चीज़ों को इनकाउंटर कर लेते हैं, इनको हम देख लेते हैं, तो फिर एक हेल्दी
इन्वायरमेंट की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। बिल्कुल चले जाते हैं, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है, और उस ज़रूरत को हमने बताना है कि इसकी क्या ज़रूरत है कि एक घर का माहौल बेहतर हो, और उसके लिए हम कोई ना कोई एफर्ट करें, कोई ना कोई कोशिश करें। डॉक्टर समरीन, जैसे अभी आतिफ से बात हो रही थी, तो अगर उसको समराइज़ किया जाए तो हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट आता है कि वालिदैन ही बेसिक पिलर हैं जिन्होंने बच्चों की तरबियत करनी है। अब तरबियत के जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी उसके स्टेप्स हैं, वो तो हम डिस्कस कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर एक घर का माहौल खुशगवार होगा तो शायद उस बच्चे की तरबियत भी आसान हो जाएगी। ट्रू, ये बिल्कुल सच की बात कही आपने क्योंकि घर का माहौल वही होता है, घर का माहौल आपके बच्चे को संवारने और बिगाड़ने दोनों में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बिल्कुल बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि घर का माहौल अगर खुशगवार होगा तो यू कैन ब्रिंग अप द लीडर्स। अपने घर में आपके इस तरह के आप इतने अच्छे बच्चे आ सकते हैं कि वो कल को आपका पूरा मुल्क चला सकते हैं। लेकिन घर में अगर मुस्तकिल झगड़े हो रहे हैं, मुस्तकिल आपके इस तरह के पेरेंट्स के बीच में भी आजकल बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। सो एज अ पेरेंट अगर हम इन चीज़ों को देखें, बेशक हमारे मियाँ बीवी में जितने भी इख्तिलाफात हों वो आप अपने कमरे से बाहर ना निकालें। सही। अगर सिर्फ यही रिस्ट्रिक्शन लगा लें आप अपने घर में, तो आप देखें कि आपके घर में कितना अच्छा माहौल बन जाता है, क्योंकि आपके अपने इख्तिलाफात आप दोनों के बीच में ना, इसमें ना बच्चों का काम है ना और रिश्तेदार इसके अंदर इन्वॉल्व है। सो कोशिश जब जितने भी अगर हम ये करें कि अपना इख्तिलाफात अपने कमरे तक ही महफूज रखें, तो वो आगे नहीं जाएंगे। जब वो नहीं जाएंगे तो आपका बच्चा खुद ब खुद अच्छी उसकी तरबियत हो सही है। दूसरा उनका एक दूसरा जो मेजर पॉइंट ये है कि निगेटिविटी को अवॉइड करें हमेशा। कभी भी बच्चों के सामने किसी को भी क्रिटिसाइज ना करें, चाहे आपके अपने हस्बैंड हों, चाहे आपकी उनकी मतलब कज़न्स हो, चाहे जो भी बंदा हो, इवन कि आपका घर का मुलाजिम भी हो, उसको भी आप क्रिटिसाइज ना करें बच्चे के सामने। बिल्कुल, ताकि उनको ये पता ना चले कि आप क्रिटिसाइज, क्योंकि उनमें वो क्रिटिसिज्म की आदत आ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि मदर्स अगर कहीं और नहीं बात कर पा रही, वो अपना प्रेशर कहीं और रिलीज नहीं कर रही, तो वो बच्चों को ही बता रही थी, देखो तुम ये मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये हुआ, फलां ने मेरे साथ इतना बुरा किया, अब मैं तो मजलूम हूँ। ये जो हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट में आ रही है चीज़ कि मैं मजलूम हूँ और मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मैंने तो कभी कुछ बुरा नहीं किया लेकिन सब मेरे साथ बुरे करें, बच्चे के जहन पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करें और इन शख्सियात के हवाले से उसका क्या इमेज डेवलप हो रहा है, ये हम नहीं महसूस करते। ये हम एक्चुअली हमने उनको कोई रोल मॉडल नहीं दिया ना। हम तो यही कह रहे हैं कि आई एम अ रोल मॉडल और मेरे साथ जो बुरा अच्छा हो रहा है तो यही सबसे ज़्यादा हम उन्हें बता ही नहीं रहे ना। हमने उनके साथ किसी लीडर की कोई स्टोरीज नहीं डिस्कस की कि उनके साथ कितना जुल्म हुआ और फिर भी दे आउटशाइन। हम वो नहीं कह रहे हैं उनको, हम वो बता ही नहीं रहे, उस तरफ जा ही नहीं रहे, हम वो घर की छोटी मोटी खिटपिट के अंदर ही उन्हें उलझा के रख रहे हैं। इन चीज़ों से अगर हम उनको ले के चलें, उनको बालातर करके चलें, और जैसे इन्होंने कहा कि अगर हमें इस्लामी इक़्तिदार उनको प्रैक्टिस में करके गिराएं कि अगर घर में जो खाना आपने खा लिया थोड़ा सा बच गया, इसको गिराना नहीं है, किसी गरीब को दे देना है। सो दिस इज़ समथिंग दे विल लर्न। इवन अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपके थोड़ा सा एक बॉक्स में थोड़ा सा जो लेफ़्ट ओवर हो जाता है, हम कहते हैं टेक अवे कर दें, हमने घर लेके जाना है, अगर वही टेक अवे उठा के वहीं के मजदूर को दे दें, तो वो यही होगा कि दे मस्ट लर्न कि हाँ ये इतना हो गया तो हमने किसी बंदे के साथ अच्छाई कर दी, एटलीस्ट एक गरीब का पेट तो भर गया। तो थोड़ा बहुत अपनी लाइक दे विल लर्न बाय एक्ट, इन्हीं को मैं सेकंड करूँगी। तो अगर हम कुछ इसी तरह के छोटे छोटे एक्ट करें, वी डोंट हैव टू लाइक हमने कोई माउंट एवरेस्ट जाके क्लाइम नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना, हमने घर में ही छोटी छोटी ऐसे काम करने हैं ताकि वो रोज़ के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता सीखें। बिल्कुल, और एक ही दिन में सब कुछ नहीं सिखाना, एक दिन में एक छोटी सी बात उनको सिखानी है ताकि वो इम्पैक्ट, लेकिन वो पॉजिटिव हो, ऐसा ना हो कि माँ बाप के दरमियान अगर इख्तलाफात चल रहे हैं तो उन्हें तो पता है कि वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, लेकिन बच्चों के जहन में ये भर देना कि देखो तुम्हारी माँ ने ये किया, देखो तुम्हारे बाप ने ये किया, उनके जहन में तो शायद यही है कि जब जवान होंगे तो हम बदला लेंगे, या हम जो है वो भी हमारे साथ ऐसा होगा तो उससे पहले ही हम रेजिस्टेंस शो कर दें। तो नॉर्मली यही है कि हाउ यू ग्रूम योर ओन किड्स। अगर आपने अच्छे आजकल डॉक्टर इफ़ आई डोंट फॉरगेट डॉक्टर इशफाक के लेक्चर्स काफ़ी आते हैं, उसमें कहते हैं कि आपने जो बच्चे को सिखाना बनाना होता है तो आप उसी तरह उनके साथ एक्ट करें। अगर लेट्स सपोज आपने अपने बच्चे को चीफ जस्टिस बनाना है
सो जस्ट ट्रीट हिम लाइक दैट कि आपके सामने बैठा है तो आप समझें कि हाँ ये एक चीफ जस्टिस है, उसके साथ मैंने कैसे एक्ट करना है। सही। तो जिस तरह से आप उनके साथ एक्ट करेंगे कल वही उसी तरह से आपके साथ रिएक्ट करेगा। डेफिनेटली। और अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझें तो यकीनन हम अपने बच्चों की तरबियत को बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर सादिया, लेकिन जहाँ तरबियत की बात आ रही है, घर के माहौल की बात आ रही है, घर में अगर कोई मेहमान आ जाता है तो घर का माहौल एकदम तब्दील हो जाता है। हर तरफ खुशगवार हालात नज़र आते हैं और पॉजिटिवनेस नज़र आती है। लेकिन वही मेहमान अगर उठ के चला जाता है, मैं सब केसेस की बात नहीं कर रही, लेकिन मेजॉरिटी केसेस ऐसे हैं जो कि बच्चों की तरबियत में किरदार अदा कर रहे हैं। उनके जाने के बाद घर में बोलने का स्टाइल चेंज हो जाता है, माहौल चेंज हो जाता है, तो उससे बच्चा क्या अडॉप्ट करे? क्या मैंने भी सोसाइटी में जाके डबल स्टैंडर्ड्स को ऑप्ट करना है? देखिए, हाँ जी, ये एक अच्छी बात है कि जब मेहमान आते हैं, मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ कि चलें एटलीस्ट हम मेहमानों के सामने तो अच्छे बन रहे हैं, इफ़ दैट इज़ दी। अब देखिए, आपने चेंज का इस्तेमाल किया तो कि जब मेहमान आते हैं या इस तरीके से होता है, तो खैर ये तो एक हमारी रवायत भी है और इसका तो हमें हुक्म भी है कि जब मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए ख़ास एहतमाम करते हैं। अब चाहे वो खाने पीने के हवाले से हो या अब हमारी हॉस्पिटैलिटी या हमारे एटीट्यूड के हवाले से हो, हम अच्छा नहीं भी महसूस करें, हम थके हुए हैं लेकिन हम अपना बेस्ट देते हैं, वी गिव आवर बेस्ट मूड टू देम। हम लेथार्जिक भी फील करें, हम इरिटेटेड भी फील करें, हम गुस्से में भी हैं, लेकिन जब भी कोई हमारे घर में आता है तो हम अपनी उन सारे जज्बात को और इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी बेस्ट इमोशंस, अपनी बेस्ट जज्बात और बेस्ट ख्यालात उसके सामने रखते हैं और हम सारी पॉजिटिव चीज़ों का जिक्र करते हैं। तो आई थिंक ये वाली चीज़ डबल स्टैंडर्ड के अलावा बच्चों को एक उस ख़ास उसकी तरफ लेकर जाती है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, जब हम सोशलाइज करते हैं, तो हमें अपना बेस्ट देना होता है और हमें अपनी बहुत सारी जज्बात को, बहुत सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए हमें फिर भी सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ों के साथ कदम से कदम मिला के चलना होता है। चाहे वो हमारी जॉब हो, हम वर्क प्लेस हो, हम घर की चीज़ें, घर की टेंशन हम घर पर छोड़ कर जाते हैं। पर देखिए हुमा, हर किसी के अंदर इतनी अच्छी अडेप्टेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपना स्विच कर ले जल्दी। यू नो, चाहे आपके घर पे कोई आया है या आपको वर्क प्लेस पे जाना पड़ रहा है, आप जो घर की टेंशन या घर का माहौल, टेंशन से मुराद मेरी सिर्फ टेंशन वो नहीं है जो आपकी अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ लड़ाई करके पैदा हुई, या अगर आपके अपने घर में अपने पेरेंट्स से डांट खा के जो टेंशन पैदा हुई। टेंशन किसी भी तरीके से हो सकती है। हो सकता है आपके घर पे कोई बीमार है, हो सकता है आपको किसी फाइनेंशियल आप मुसीबत से दो चार हैं, हो सकता है कि आप किसी और जहनी बीमारी से दो चार है। तो आई थिंक वो हर किसी में स्विच करने वाली अडेप्टेबिलिटी नहीं होती है। तो लोग अपनी टेंशन्स, अपनी चीज़ें अपने साथ कैरी करके अपनी वर्क प्लेस पे लेके जाते हैं। और इसी तरह ऐसा होता है कि लोग अगर आपके घर पे भी कोई आता है तो आप शायद उन पे अच्छे तरीके से पर्दा नहीं डाल सकते, बिकॉज हर किसी के पास वो हुनर नहीं है। तो आई थिंक इसमें ये चीज़ जानना सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि घर का माहौल आपको आपकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पे कितना ज़्यादा असरअंदाज होता है, आपकी यानी कि जो पेशा वाराना परफॉर्मेंस पे कितना, और फिर आपकी तालीमी परफॉर्मेंस पे ये चीज़ें कितनी असरअंदाज होती हैं। फिर आपका सोशलाइज करने का जो तरीक़ाकार होती है, आपकी एक रिप्यूट पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, लोग आपको मुसलसल, अगर आप घर में देखें जी, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि पेरेंट्स का अगर आपस में नाचाकी होती है और उसका बहुत ज़्यादा बच्चों के सामने अगर वो हो और उसकी एक्सपोजिशन हो बहुत ज़्यादा बच्चों के सामने, तो बच्चे इवेंचुअली उससे इरिटेटेड फील करते हैं। अब देखिए, बच्चों का सेंसिटिविटी लेवल ज़्यादा होता है। ये भी डेवलपमेंट बहुत देर से आती है कि हमने किन चीज़ों पे सेंसिटाइज होना है, हसासियत होनी है, और किस पे हमने हसास नहीं होना। ठीक है, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, आपको अपने पेरेंट्स की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जब उस रिलेशनशिप की डायनामिक्स समझ में आती हैं, तब आपको पता चलता है कि ओहो अच्छा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है। बिल्कुल, जिसको हम इतना महसूस कर रहे थे या इतनी बड़ी चीज कंसीडर कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन वो चीज आई थिंक आप ब्रेक पे जाना चाह रही हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कुछ सॉल्यूशंस और सजेशंस भी डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, और हम डिस्कशन कर रहे हैं घरेलू माहौल के हवाले से इसको बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है और बेहतर बनाने के लिए कितनी एफर्ट करनी है, इसका इंसानी कारकर्दगी पर क्या असर है, क्या इम्पैक्ट है, अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम एक घर से शुरू करें और घर के माहौल को बेहतर बनाएं। इसके लिए क्या एफर्ट्स करनी है ये हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर सादिया से। डॉक्टर सादिया अपनी बात मुकम्मल करें फिर हम आगे जी। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि बच्चों की हसासियत ज़्यादा होती है, वो इन चीज़ों को नहीं उनको पता होता कि इस चीज़ को हमने किस तरीके से लेना है और किस तरीके से फिर हमने रिएक्ट करना है। तो ये चीज़ें उनके एकेडमिक करियर पे बहुत नेगेटिवली असरअंदाज होती हैं और लेटर ऑन इन लाइफ। और बात सिर्फ ये कि पेरेंट्स के झगड़े सिर्फ घर का माहौल नहीं बनाते। घर का माहौल एक इतनी वाइटल, इतनी एक बड़ी टर्म है ना ये माहौल या एनवायरनमेंट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपकी, अब जैसे इन्होंने भी बात की कि हम बच्चों से किस तरीके से बात करते हैं, क्रिटिसिज्म। अब जब आप एक सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म बच्चों के अंदर डालते हैं तो हर चीज़ को, हर एक्ट को, इवन नेचर को भी, हर चीज़ को वो बड़ा क्रिटिकली और बड़ा नेगेटिवली परसीव करते हैं और उनको शायद इवेंचुअली दे वुड एंड अप इन अ डिजीज़ जब उनको हर शख्स अपना दुश्मन लगेगा। ऐसे ही है। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। और फिर हम अपने जो ग्रजेस होते हैं ना, जो अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से ग्रजेस होते हैं, वो हम बच्चों में इंस्टिल करते हैं। फिर जब हम उनके सामने उन रिश्तों के बारे में या उन रिलेशनशिप्स के बारे में हम हर वक्त नेगेटिव कमेंट्स देते हैं तो आपके बच्चे की एक सोच डेवलप नहीं हो सकती। वो लोगों को जज और असेस करने की जो उसकी सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। आई थिंक इस मामले में आप बच्चों को इतनी, और ये हर बच्चे का, हर शख्स का एक राइट है, एक बेसिक उसका हक है कि आप उसको ज़हनी तौर पे उसकी जो उसका जो माइंड है ना, उसको एक साफ स्लेट की तरह रखें कि वो खुद लोगों को जज करे, वो खुद लोगों को असेस करे और अपने रिलेशनशिप उसके हिसाब से बिल्ड करे। बिल्कुल। आपका जो रिलेशनशिप किसी के साथ भी है वो आपका रिलेशनशिप है, वो आपकी डायनामिक है। सही। बच्चों को उनके हिसाब से जज करने दें। फिर बच्चे इतने ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि उनको एक तरफ से जो फीडबैक मिल रही होती है उनकी अपनी असेसमेंट बहुत वीक हो जाती है। फिर कल को जब वो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो उनको राइट और रॉन्ग में फ़र्क ही नहीं पता चलता, क्योंकि अगर कोई आपके साथ अच्छा हो रहा है तो आपको वो फेक लग रहा होता है, अगर आपके साथ कोई बुरा हो रहा है तो आपको उसके पीछे के रीज़न समझ नहीं आ रहे होते कि यार इसके पीछे उसकी कोई वजह हो सकती है। तो वो बच्चों की एक जो असेसमेंट की सलाहियत है उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देता है। बच्चों को वो एक ऐसा प्रिज्म, या वो कहते हैं ना, एक ऐसा एक शीशा या एक वो हदसा प्रोवाइड करता है जो जिसमें वो हर किसी को एक ही अंदाज से देखता है। तो आई थिंक ये भी एक माहौल में एक ये वाली भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, उनको एक साफ स्लेट रहने दें एंड लेट देम डिसाइड कि कौन क्या है, कौन कैसा है, हमने किसके साथ किस तरह से रिलेशनशिप बरकरार रखना है या फिर उसको बेहतर बनाने के लिए एफर्ट करनी है नहीं। आतिफ, घरेलू माहौल की बात हो रही है तो कुछ केसेस ऐसे भी देखने में आते हैं कि जहाँ पे मर्द हजरात की जानिब से डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती है कि आप अपने ऑफिस से थके हुए आए हैं, टेंशन है, डिप्रेशन, और आके सिर्फ एक ही बात होती है कि आवाज़ ना आए, कमरे का दरवाज़ा बंद, एंड दैट्स इट। एक पेरेंट का किरदार ये कैसे हो सकता है, खुसूसी तौर पे अगर वालिद साहब की बात की जाए, कि एक वालिद जो घर का सरबराह है, जो घर के तमाम तर चीज़ों को देख रहा है, जिसको देखना भी चाहिए, वो भी तो बच्चों की तरबियत में किरदार अदा कर सकता है, या फिर उसने वही ब्लेम गेम करनी कि बच्चे ने एक छोटी सी शरारत की और सारा मलबा माँ पे डाल दिया। नहीं, असल में तो सारा दोनों ही रोल प्ले करते हैं। ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, बाप की भी उतनी जिम्मेदारी है। असल में देखना ये होता है ना कि हमें सबसे पहले पेरेंट्स को ख़ुद ये रियलाइज़ करना है कि ये जो बच्चे हैं ये इनकी इन्वेस्टमेंट है। सही। ये इनके वो चीज़ है जिसके लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब एक बंदा सारा दिन मेहनत करता है किस लिए? बच्चों के लिए, और आके बच्चों की ये जो माहौल के ज़रिए या अपने बिहेवियर के ज़रिए उनको तबाह कर देता है। तो फ़ायदा क्या हुआ इतनी मेहनत करने का? सही। कम मेहनत कर लो मगर उनके साथ एट पीस रहो। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम लोग एक जनरली मैंने देखा कि एक दुखी जो है ना जनरेशन बनते जा रहे हैं। एंग्री लोग ज़्यादा एंग्री बर्ड्स की तरह घूम रहे हैं। वजह ये कि हमें कहीं पर भी इमोशनल कंट्रोल सिखाते ही नहीं है, इमोशनल रेगुलेशन नहीं बताते। हमें गुस्सा करना है तो हमें वो सीखा हुआ है जी, जब अब्बा जान को गुस्सा या दादा जान को आता था तो ये सामान तोड़ देते थे, तो हमने वही करना है, बिकॉज दिस इज़ द वे। अम्मा को जब गुस्सा आ रहा है तो वो अपने तरीके से उसको निकाल रही है, तो वही हमने देखा ही नहीं कि इसको रेगुलेट भी किया जा सकता है। इन सारे इमोशंस को, अपने फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है वो नहीं सिखाते। आप देख लें कि बच्चों की आप हमेशा सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कभी किसी बच्चे का फेलियर सेलिब्रेट नहीं किया। सही। अब वो एक मैंने वाकया पढ़ा कि जी एक बच्चा था, वो उसने देखा रिजल्ट कि मैं फ़ेल हो गया हूँ। अब वो जब घर आया तो वो उसके वालिद साहब ने वो पूरा पंडाल सजाया हुआ और म्यूज़िक चल रहा है और सारा मैं ख़ानदान इकट्ठा किया, खाने बन रहे हैं। अब उसने कहा पता नहीं अब्बा जी को गलत पता चल गया कि मैं तो फ़ेल हो गया हूँ।
मगर वो कान में बताने की कोशिश कर रहा है, मगर वो कह रहे हैं तू ना इंजॉय करो। आखिर वो माइक पे गए और कहा कि जो आज दावत है ये इस खुशी में कि मेरा बच्चा फेल हो गया। अच्छा। मगर मैं इसलिए ये सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि बच्चे को ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे फेल या पास होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तुम फेल हुए हो, कल तुम पास भी हो जाओगे। लेकिन तुमने कहीं ना कहीं अपनी एफर्ट पुट इन की है, तुमने कुछ अटेम्प्ट किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है वो इनकलकेट करें। कैसे कर सकते हैं, मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं घरेलू माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से और इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या असर है एक इंसान की कारकर्दगी पर, एक बच्चे की कारकर्दगी पर, एक नौजवान की कारकर्दगी पर। उसकी अहमियत को भी हमने उजागर किया। अब घरेलू माहौल को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स क्या करनी है, कौन से टिप्स हैं, कौन से सजेशंस हैं, कौन से सॉल्यूशंस हैं जिन पर हम सब ने अमल करना है, वो डिस्कस करेंगे अपने तीनों मेहमानों से और उनसे जानेंगे कि वो क्या सजेस्ट करेंगे। डॉक्टर समरीन, मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। क्या सजेस्ट करेंगी घरेलू माहौल को बनाने के लिए बेहतर? क्या हम जो है वो एफर्ट कर सकते हैं? कौन से टिप्स हैं, कौन से एसेंशियल्स हैं जो सबके लिए ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जितनी भी क्रिटिसिज्म, अगर हमने जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी को अवॉइड करें, सही, स्पेशली बच्चे के सामने। बच्चे के सामने कोई ऐसी गलत बात ना कहें क्योंकि ही विल लर्न फ्रॉम यू। सो अगर हम क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना शुरू कर दें, और हर किस्म की क्रिटिसिज्म, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो घर के किसी फ़र्द के ऊपर हो, कोई पर्सनल डिस्कशन हो, या किसी टॉपिक पर हो, या किसी भी एक्ट के ऊपर हो, तो वो क्रिटिसिज्म अवॉइड करें। हर किस्म को नुक्ताचीनी अच्छी है, ये नहीं मैं कहती, क्योंकि नॉर्मली हम यही लोगों को सिखाते हैं कि हाउ टू क्रिटिसाइज, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं हो कि आप पर्सनल लेवल पे चले जाएं। सही। सो हेल्दी क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज लाइक, उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे और उसको हम हमेशा उसके साथ एग्री करेंगे, और नेगेटिविटी ना आए। आप इस तरह का एक्ट करें ताकि आपके बच्चे कभी भी नेगेटिव की तरफ आए ही ना, सोचे ही ना। पॉजिटिविटी को प्रमोट करें। लोगों से आप अच्छा करें तो अच्छा होगा, लोगों से अच्छा नहीं करेंगे तो वही वापस वही आएगा जो आप ही करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आतिफ, आपके पास क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं? एक पहला जो बार बार हम जिक्र करते हैं, लीड बाय एग्जांपल। आप अपने अंदर एक जैसा आप देखना चाह रहे हैं, हम कहते हैं जो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सही। आप वो बन जाएं जो आपको नज़र आना चाह रहे हैं। आपने अच्छा दोस्त ढूंढ रहे हैं, खुद अच्छे बन जाएं। बच्चों को अगर आप आप चाहते हैं अच्छी पोजीशन पे जाएं, तो खुद उनके सामने एक अच्छा रोल मॉडल प्ले करें। सही। जैसे मैम ने कहा, नेगेटिविटी, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने। और सेकंड, आप बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करें। उनको अपना स्ट्रेस रिलीवर ना समझें कि उन पे आके सारा गुस्सा निकालना है मैंने। उनके साथ आप एक पीस रिलेशनशिप रखें। उसके लिए अपने अंदर आप वो पीस लेके आएँ। जो ऑफिस की चीज़ें हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, उनको बाहर रखें। सही। बच्चों के साथ आप वैसे डील करें। मामलात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाँ, आप जब मार्केट जा रहे हैं, आप जब किसी से मिल रहे हैं, बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप जब टीवी देख रहे हैं, बच्चे आपको ऑब्जर्व बिल्कुल करें। आप उन सब चीज़ों में सेलेक्टिव हो जाएं। ये देख लें कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो चीज़ बच्चे में कहीं ना कहीं जाके उसका बीज बो दिया गया। अब वो अगर उसको अच्छा माहौल उस तरह का मिल गया, साजगार उसी तरह का, तो वो दरख्त ऐसा बन जाएगा जिस पे कड़वे पे फल ही लगेंगे। तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को आप देखते रहें, उसको ऑब्ज़र्व करते रहें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो भी हमारे अराउंड लोग होते हैं हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते। वो बात कर रहा है तो हम सेल फोन की तरफ देख रहे हैं। सही। आप उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ भी देखें। उससे आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी पता चल जाएंगी जिसका जो आपको नहीं पता कि वो किसी स्ट्रेस के अंदर है, वो कुछ बात कर रहा है, उसके लफ्ज़ कुछ कह रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है। बिल्कुल। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर पहुंच जाती है कि बच्चा अपनी कोई बात कहता नहीं है और वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ चला जाता है। तो ऑब्जर्व करें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप उसके साथ एक कनेक्शन
बना सकेंगे आसानी बिल्कुल, से। और ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सादिया, आपके पास क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, अगर आज के दोनों टॉपिक्स को कंक्लूड करें तो? जी मेरे पास एक सजेशन या छोटा सा मैसेज है, वो माहौल के हवाले से है। देखिए जी, माहौल एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हर टाइम आपको मिलती है, माहौल हमने खुद भी बनाना होता है। जब भी हम कहते हैं ना कि माहौल साजगार नहीं मिला या हमें अच्छा माहौल नहीं मिल रहा, तो हम खुद भी माहौल बनाने वालों में से हैं। सो अगर हम अपने घर के माहौल की बात करें, या हम अपने ऑफिस के वर्क प्लेस के माहौल की बात करें, या हम अपने फ्रेंड्स को एक माहौल देने की बात करें, तो लेट्स बी द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू मेक अ वेरी गुड माहौल। तो बात यह है कि जब भी माहौल होता है तो हम खुद उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हम किसी को कितनी कंफर्ट दे रहे हैं, हम कैसे एक अच्छा माहौल बनाने में कितने साजगार साबित हो रहे हैं। तो आई थिंक हमारी जब हम वो वाला एक इनिशिएटिव लेंगे ना कि हम भी किसी के लिए एक माहौल बना रहे हैं जो कि उसके लिए खुशी का बायस बन सकता है, जो कि उसके लिए एक इनकरेजमेंट बन सकती है कि कल को जब वो अपनी वर्क प्लेस पे जाए या बाहर जाए तो हमारी वजह से उसको सेंस ऑफ मोटिवेशन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको ये महसूस हो कि अच्छा जी आई हैव समबडीज बैक। तो बात ये है कि माहौल के बारे में हमेशा कंप्लेन ना करें, बल्कि दूसरों के लिए एक अच्छा माहौल बने। यहाँ पे ये भी कंप्लेन आती है ना कि मेरे करने या मेरे ना करने से कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं, ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है कि वही बात है ना कि बारिश का पहला कतरा और दीवार के अंदर एक ईंट, और एक ईंट की डायमेंशन और एक ईंट की क्या फिटिंग है वही देखें। अगर एक ईंट की जगह ख़राब है तो पूरी दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स बहुत फ़र्क पड़ता है, और अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो कुछ काम आपने अपने रब के लिए करने होते हैं। सो हो सकता है कि आप कल आपसे राज़ी हो जाए क्योंकि आपकी नीयत बहुत अच्छी है कि आपने किसी को एक अच्छा माहौल देना है। बिल्कुल, ये तो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए भी, और चूँकि हमारे इंसानों के हम पे बहुत सारे हकूक़ हैं और हमारी तरफ उनके बहुत सारे हकूक़ हैं, तो उसके लिए अपना फ़र्ज़ हर कोई अच्छे तरीके से निभाए और एक अच्छा माहौल, एक पॉजिटिव बात, एक अच्छा मशवरा आप किसी को दे दें, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग रहता है उसके माइंड में। बिल्कुल, और यही डॉक्टर सादिया का मैसेज है। बहुत खूबसूरती के साथ मैसेज कंक्लूड किया है। आतिफ, आपका क्या पैगाम है, मुख्तसर सा पैगाम? सर, पैगाम ये है कि खुद भी सुकून से रहें और दूसरों को भी सुकून से रहने दें। आप अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को सारी तरफ फैला देते हैं। एक इंसान नेगेटिव होता है, अगर उसको पता है कि मैं नेगेटिव हूँ, अपने आप को कमरे में बंद कर ले, बिल्कुल, बजाय इसके कि वो हर एक को नेगेटिव कहिए। रेडियो एक्टिव इफेक्ट की तरह होता है, हर एक के ऊपर लग जाता है और फिर वो मल्टी डायमेंशन में फैलता है। बिल्कुल फैलता चला जाता है, जो कि नुकसान का सबब बनता है। डॉक्टर समरीन, आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम ये है कि इंटरनेट अच्छी चीज़ है और अच्छा इस्तेमाल हो सकता है अगर उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए। घर का माहौल तभी अच्छा होगा जब मियाँ बीवी मिल बैठ के ये सोचेंगे कि हमने बच्चे को लीडर बनाना है, ना कि उसको किसी और के अंडर सप्रेसेंट बनाना है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये सोच जो है वो तरबियत को बेहतर बना सकती है। इसी के साथ तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।